Hello, my dear students. I hope that you all are doing great. So, guys, MEG 01 ब्रिटिश पोइट्री के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने MEG 1 के लिए हमारे चैनल के जो नोट्स हैं, जिसके अंदर आपको जो भी आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी गई इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उनको हमने समराइज कर दिया है एकदम ईजी लैंग्वेज में। अगर आपने अभी तक नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप जो नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ये वाला 706, आप इस नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। और MEG 01 के लिए नोट्स या फिर उसका गेस्ट पेपर, ध्यान रखना आपको 2026 वाला गेस्ट पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर आप जून 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो ये 2026 का जो गेस्ट पेपर है वो लेटेस्ट है एंड अपडेटेड है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 2025 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। और उसके अलावा इसके अंदर मैंने जो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है वो सारे भी इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की प्रिपरेशन भी गेस्ट पेपर से हो जाएगी। ओके, सो नाउ गाइस, पार्ट 2 के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो ये जून 2024 25 में पूछा गया था, वेडिंग सॉन्ग्स वाला क्वेश्चन, एपिथालमियन एंड प्रोथालमियन। ठीक है, इन्हें आपको कंपेयर करना है एज वेडिंग सॉन्ग्स। ओके, सो ये पूछा गया था जून 2025 में, और उसके पहले आई थिंक 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2026 के लिए भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वीडियो के अंदर इसका जो आंसर है एकदम इजी लैंग्वेज में मैं डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। सो नाउ एडमंड स्पेंसर जो है वो इंग्लिश वेडिंग पोइट्री के एक एनरिच्ड पोइट है। ठीक है, और उन्होंने 2 पोएम्स लिखी। ठीक है, एपिथालमियन एंड योर प्रोथैलमियन ना 1595 में, एंड उसके नेक्स्ट ईयर ही 96 में। दो बोथ आर द वेडिंग सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्ट रेनेसा फीचर्स such as mythology, nature, imagery, they differ in purpose, tone, structure and theme. So देखो, इसमें समझने वाली चीज क्या है कि एक टाइम पीरियड था जिसे हम कहते हैं रेनेसा टाइम पीरियड। तो ये जो दोनों वेडिंग सॉन्ग्स हैं इसके अंदर हमें रेनेसा टाइम पीरियड में जो भी पोएम्स लिखी जा रही थी उन पोएम्स के जो भी आपके फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से फीचर थे, जैसे कि कुछ माइथोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करना। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो नेचर है, नेचर को यूज़ करना। ठीक है, टोन, स्ट्रक्चर, थीम, वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे एक वर्ड है नप्टियल, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू वेडिंग। ठीक है, जो वेडिंग से रिलेटेड हो। सो नाउ गाइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, तो क्वेश्चन ने कहा कंपेयर करना है। दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू सॉन्ग्स। ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, एपिथालमियन किस ओकेजन के लिए है एंड प्रोथालमियन किस ओकेजन के लिए है। सो ऑब्वियसली ये जो पहला वाला है वो स्पेंसर की जो खुद की शादी होती है एलिजाबेथ बॉयल के साथ, उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था। एंड ये वाला जो सॉन्ग है उसने अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर्स 2 डॉटर्स, ठीक है, 2 बेटियों के लिए लिखा था। जो अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर थे उनकी 2 बेटियों के लिए ये दूसरा गाना उन्होंने लिखा था। पोयम के नेचर की बात करें तो पहला जो पोयम है, क्योंकि वो खुद ही उनकी मैरिज से रिलेटेड है, दैट मीन्स वो काफी ज्यादा पर्सनल एंड प्राइवेट है। वाइल जो दूसरा है वो पब्लिक एंड पॉलिटिकल है, बिकॉज वो किसी और के लिए लिखा गया है, किसी और की एंगेजमेंट के लिए लिखा गया है। टोन की बात करेंगे, सो टोन यहाँ पे जॉयफुल, पैशनेट एंड इमोशनल हमें एपिथालमियन में देखने के लिए मिलती है, एंड प्रोथालमियन में द टोन इज वेरी काम, इट इज ग्रेसफुल एंड वेरी फॉर्मल। नाउ 24 स्टैंजाज हैं जो कि 24 आवर्स को दिखाते हैं। ठीक है, 365 लाइन्स हैं इसके अंदर, एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो है प्रोसेशनल मूवमेंट अलोंग द रिवर थेम्स। इसका स्ट्रक्चर एक प्रोसेशनल मूवमेंट की तरह है। ठीक है, और ये वाला जो है उसमें हमें 24 स्टैंजाज देखने के लिए मिलते हैं। सो ये तो मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिंबलाइज किया है एक साल को। पहला जो गाना है वो एक ईयर को सिंबलाइज करता है। थीम जो है पहले गाने में हमें रोमांटिक, लव, मैरिज, स्पिरिचुअल, ये सब देखने के लिए मिलती है। दूसरे में हमें फैमिली से रिलेटेड, सोशल हार्मनी से रिलेटेड थीम्स देखने के लिए मिलती हैं। सिमिलैरिटीज पे चलते हैं, सो दे बोथ हैव डिफरेंसेस, बट दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं।
लाइक माइथोलॉजी का यूज दोनों में किया गया है। बोथ पोएम में हमें ग्रीक के मिथ एंड गॉड्स के नाम देखने के लिए मिलते हैं एंड प्रोथैल्मियन में हमें रिवर गॉड्स के नाम देखने के लिए मिलते हैं। नेचर दोनों में यूज हुआ है, फ्लावर्स, रिवर्स, बर्ड्स एंड जो भी नेचुरल ब्यूटी है उसको यूज किया गया है। एंड म्यूजिकल रिफ्रेन है, यानी कि रिपीटेड लाइंस है ताकि एक रिदम क्रिएट की जा सके और म्यूजिकल ब्यूटी लेकर आई जा सके पोएम के अंदर। तो बिकॉज पोएम एक सॉन्ग के तरीके से लिखा गया है तो उसमें लाइन्स तो रिपीट होंगी ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो अगर आप एग्जाम में एग्जाम्पल लिख कर आओगे ना तो क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने काफी अच्छे से पढ़ा है और आपको काफी नॉलेज है ना। सो आप क्या करोगे कि ये वाला एग्जाम्पल, प्रोथैल्मियन में लाइन रिपीट होती है, स्वीट थिंग्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये लाइन इसमें रिपीट होती है बार बार। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और या फिर इसे लर्न कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। सो एपिथैल्मियन गाइस एक पर्सनल और इमोशनल सेलिब्रेशन है मैरिज का, जबकि प्रोथैल्मियन एक फॉर्मल एंड पब्लिक वेडिंग सॉन्ग है जहाँ पे नोबल फैमिलीज को प्रेज किया जा रहा है। एक साथ ये जो पोएम है ये पर्सनल इमोशन, सोशल वैल्यूज को दिखाते हैं। नाउ अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे जहाँ पे हमें डिटेल नोट लिखना है ऑन द थीम ऑफ चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। सो फिलिप लार्किन जो की एक फेमस पोएम है चर्च गोइंग, इसके बारे में आपको मतलब एक्सप्लेन करना है क्या इसकी थीम क्या रही, ठीक है। इसकी थीम यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करनी है। मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगे इसकी थीम को लिखने में, एक आंसर को क्रिएट करने में। सो नाउ गाइस, चर्च गोइंग is one of the most important Philip Larkin poem and it is very famous. So on the surface ये डिस्क्राइब करती है एक एग्नोस्टिक मैन को जो एक एम्प्टी चर्च में जाता है, ठीक है, खाली चर्च में जाता है। However, at a deeper level, it explores the decline of the religion in the modern society. तो मेजर जो थीम है वो पता है क्या है इसके अंदर, कि वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो रिलीजन है, रिलीजन का डिक्लाइन हो चुका है मॉडर्न सोसाइटी में, ओके, and the continuing human need for spiritual meaning. So the poem reflect the doubts, uncertainties and emotional struggles of modern life. Modern life के जो भी struggles हैं ये poem उन्हें describe करती है। So सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हम देखते हैं इस poem की theme में वो ये है कि ये religion के decline की बात करती है। तो one of the major theme of the church going is the decline of the religion in the modern world. Larkin presents a society where traditional Christian faith is slowly losing importance. किस चीज, कैसी सोसाइटी की बात हो रही है कि जो पुराना उनका क्रिश्चियन धर्म था, क्रिश्चियन फेथ था, धीरे धीरे वो अपनी इंपॉर्टेंस को लूज कर रहा है, खो रहा है। द नरेटर नोटिसेस द एम्प्टीनेस एंड साइलेंस ऑफ द चर्च। ही ऑब्जर्व्स ओल्ड प्रेयर बुक्स, worn out furniture and lifeless atmosphere. तो अब चर्च का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो चुका है गाइस, लाइफलेस हो चुका है। दिस रिफ्लेक्ट्स द वीकनिंग रोल ऑफ रिलीजन इन द पीपल डेली लाइफ, कि लोगों की डेली लाइफ में अब जो रिलीजन है उसका जो रोल है काफी ज्यादा गाइस क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। वो इसके बारे में बात करते हैं। सो द टाइटल चर्च गोइंग itself has a double meaning. It refers not only to visiting a church but also to the idea that the church is going or disappearing from the society. ठीक है, तो चर्च गोइंग का मतलब ये नहीं है कि वो चर्च जा रहे हैं, इंस्टेड यहाँ पे उसका क्या मतलब है कि जो चर्च है वो धीरे धीरे सोसाइटी से डिसअपियर हो रहा है। ओके, सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पहला पॉइंट जो कि इसकी थीम से रिलेटेड है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि चर्च गोइंग जो फिलिप लार्किन की फेमस पोएम है उसकी थीम के बारे में आपको बात करनी है। ओके, सो क्या बताते हैं वो कि रिलीजन का अब डिक्लाइन हो चुका है। चर्च गोइंग का मतलब है कि जो चर्च है वो सोसाइटी से डिसअपियर हो रहा है। एक लाइफलेस एटमॉस्फेयर हमें वहां पे देखने के लिए मिलता है। रिलीजन का जो रोल है लोगों की डेली लाइफ में वो खत्म हो चुका है। सो ओवरऑल ही प्रेजेंट्स द रियलिटी ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड वेयर फेथ इज डिक्लाइनिंग। तो एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे लोगों का जो फेथ है वो डिक्लाइन करता जा रहा है। इसके बाद हमें कुछ और भी अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज uncertainty about the future of religion. The speaker wonders what will happen when people stop believing in religion
कंप्लीटली। तो दूसरी थीम जिस चीज पे सवाल उठाया गया है इस पोयम में वो क्या है, वो ये है कि जब लोग जब लोग धार्मिक नहीं रहेंगे, ठीक है, जब लोग रिलीजन को नहीं मानेंगे, रिलीजन को मानना बिल्कुल बंद कर देंगे, तो उसके बाद किस प्रकार की अनसर्टेनिटी आ जाएगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या होगा, ही वंडर्स, द स्पीकर वंडर्स व्हाट विल हैपन व्हेन पीपल स्टॉप बिलीविंग इन द रिलीजन कंप्लीटली। तो अब वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि मे बी चर्च को म्यूजियम बना दिया जाए, या कोई स्टोरेज के लिए यूज किया जाए, या कोई एक अबैंडन बिल्डिंग की तरह वो पड़ा रहेगा। He also thinks about who will be the last true believer to visit a church, और आखिरी व्यक्ति वो कौन होगा जो चर्च जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि वो फील करते हैं that even a doubtful and bored person like himself may continue to visit such places, कि शायद कुछ ऐसे लोग जिन्हें खुद पे डाउट होता है, जैसे कि हमारे पॉइंट भी उसमें आ जाते हैं, मे बी वो लोग ऐसे प्लेसेस पे जाते रहेंगे। दिस शोज द कंफ्यूजन ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअल हु नो लॉन्गर फुली बिलीव इन रिलीजन। तो यहाँ पे जो पॉइंट है गाइज वो क्या बन चुके हैं, वो एक मॉडर्न इंडिविजुअल है और जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, जो धर्म को छोड़ना भी नहीं चाहता, रिलीजन को, उससे इमोशनली कनेक्टेड है। इसके बाद इसी पोएम की जो अगली थीम है उसमें वो बात करते हैं ह्यूमन नीड फॉर द सैक्रेड, कि व्यक्ति की खुद की भी एक जरूरत है। नरेटर वैसे तो एग्नोस्टिक है बट ही स्लोली रियलाइजेस दैट चर्चेस स्टिल हैव वैल्यू। दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। अब वो यहाँ पे क्या रियलाइज कर रहे हैं, ही रियलाइजेस कि जो चर्च है स्टिल, चर्च की क्या है गाइस, वैल्यू है। लार्किन डिस्क्राइब्स द चर्च एज अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ। द चर्च बिकम्स अ सिंबल of important human experiences like birth, marriage, and death. People gather there during life's most meaningful moment. जब लाइफ के बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल मूवमेंट आते हैं तो लोग वहां पे क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। तो वो दिखाते हैं कि चर्च का सी अर्थ पे रियल में एक वैल्यू है। So the poet suggests that even if religion disappear, human being will always search for seriousness. भले ही एक दिन धर्म खत्म हो जाएगा बट लोग फिर भी तो इनर पीस की तलाश में कहीं ना कहीं जाएंगे। तो मे बी जब तक चर्च ही इनर पीस के लिए एक लास्ट ऑप्शन बचे लोगों के पास। फिर एग्नोस्टिसिज्म एंड रिचुअल के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उन्होंने दिखाया है। सो गाइज आई होप कि आपको वो जो ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं वो समझ में आए होंगे। बाकी जैसे आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है ना, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे तो वहां पे जब लाइव क्लासेस आएंगी आपके लिए तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे उनके लिंक्स, और जो भी इग्नू से जुड़े हुए न्यू अपडेट्स होंगे वो भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक है, सो एग्नोस्टिसिज्म एंड रिचुअल के बीच में डिफरेंस। तो गाइस एग्नोस्टिक देखो वही व्यक्ति जो श्योर नहीं है कि मतलब भगवान होते हैं या नहीं होते। ठीक है, दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है अभी यहाँ पे कि एक तरफ तो हम लोग रिचुअल्स करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम भगवान को ना माने तो दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो द पोएम आल्सो प्रेजेंट्स द टेंशन बिटवीन द डिसबिलीफ एंड अट्रैक्शन टुवर्ड द रिलीजियस रिचुअल्स। The speaker does not strongly believe in religion, yet he behaves respectfully. भले ही मतलब कि वो धर्म में विश्वास नहीं करते बट फिर भी वो धर्म के लिए रिस्पेक्टफुल है, even especially inside the church. So he reads from the Bible, touches the religious objects, and even leaves a small donation also there. तो क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए उन्होंने डोनेशन दिया। So these actions shows that while modern intellect may reject religion, human emotion still seek comfort in traditions and rituals. Thus the poem highlights the struggle of modern people between logic and spiritual longing. तो यहाँ पे जो पूरी पोएम है वो मॉडर्न लोगों का जो एक स्ट्रगल है ना आज के समय में वो दर्शाती है। कैसे,
कि एक तरफ वो लोग लॉजिक की तलाश भी करते हैं और दूसरी तरफ धर्म के जो धार्मिक कर्म कांड हैं वो भी करते हैं। तो एक तरीके का क्या है उनके बीच में एक स्ट्रगल कहीं ना कहीं वो झेल रहे हैं। फिर पोएम की जो टोन है वो धीरे धीरे बदलती है। स्टार्टिंग में वो हमें कैजुअल लगती है, ह्यूमरस लगती है, बट एज द स्पीकर डिस्क्राइब द चर्च विदाउट मच सीरियसनेस, however, by the end, the tone becomes thoughtful, respectful, and philosophical. The poem follows a regular 9-line stanza pattern which reflect order and stability. This formal structure contrasts with the speaker uncertain thought. तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि बाद में जो हमारे स्पीकर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि कुछ अनसर्टेनिटीज भी हैं जिन चीजों को लेकर वो श्योर नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो पोएम की टोन है, स्ट्रक्चर है, वो ह्यूमरस है ना, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो एक पैटर्न फॉलो करेंगे जिसे हम बोलेंगे 9-line स्टैंजा पैटर्न। ओके, नाउ इन द फाइनल कंक्लूजन चर्च गोइंग को आप बताओगे कि ये एक पावरफुल पोएम है विदाउट द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन एंड द कंटिन्यूटी ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग। अबाउट द, ओके सॉरी आई सेड विदाउट बट दिस वर्ड इज अबाउट। तो चर्च गोइंग क्या है दोस्तों, एक पोएम डिक्लाइन ऑफ द रिलीजन के बारे में और कब तक जो मनुष्य है वो मीनिंग की तलाश करता रहेगा उसके बारे में। थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑर्डिनरी विजिटर, फिलिप लार्किन shows that even in a secular world, people still need places for reflection. सीरियसनेस के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए लोगों को कोई जगह चाहिए जहाँ पे वो इमोशनल कनेक्शंस बना सके, जहाँ पे उन्हें पीस मिल सके। So the poem remains important because it reflects the spiritual uncertainty of the modern society while also recognizing humanity's lasting need for the sacred. Now let's move to the next question, जहाँ पे guys हम metaphysical poetry के बारे में बात करेंगे and this question is also very important। और मेरी कुछ older videos के अंदर भी मैंने ये questions cover किए हुए हैं, इसमें से कुछ तो मतलब अगर आपने ये वाले वीडियोस देख लिए हैं जो अब मैं जून 2026 में डाल रही हूँ तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने वो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइव क्लासेस के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि मोर क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल सके। नाउ गाइस, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है एंड वी विल discuss the characteristics of the metaphysical poetry. So metaphysical poetry refers to a group of the 17th century English lyric poems that are intellectual, philosophical and deeply analytical. अब पता है क्या होता है कि जब हम आंसर लिखने जाते हैं ना तो हमें शब्द ही याद नहीं आते क्योंकि इतने इंग्लिश के वर्ड्स कोई कोई हमारे लिए न्यू है। तो मैं चाहूंगी कि आप या तो इसमें से नोट डाउन करते रहो। तो मेटाफिजिकल पोइट्री के समय क्या था, 17th सेंचुरी की पोएम्स थी। किस तरह की पोएम थी उसके बारे में लिखती हूं। देखो, पहला वर्ड क्या है आपका, सॉरी, पहला वर्ड है आपका इंटेलेक्चुअल प्लस फिलोसॉफिकल, ठीक है, एंड डीपली एनालिटिकल। तीन शब्द याद हो गए, इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल एंड डीपली एनालिटिकल नेचर में ये पोएम्स थी। द टर्म वॉज नॉट यूज बाय द पोइट्स देमसेल्व्स, इट वॉज लेटर गिवन बाय द क्रिटिक्स सच एज सैमुअल जॉनसन। तो उस समय जो पोइट्स थे उन्होंने जो भी पोएम्स लिखी, ठीक है, बट ये मेटाफिजिकल वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया। ये जो वर्ड है जब उन पोएम्स के क्रिटिक्स आए उनके द्वारा दिए गए, वो यूज टू डिस्क्राइब देयर अनयूजुअल स्टाइल ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पे उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट का जो पोइट्री लिखने का अनयूजुअल स्टाइल था, ठीक है, विच इज नॉट कॉमन, ठीक है, वो इन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया। द लीडिंग पोइट ऑफ दिस स्कूल वॉज जॉन डॉन। आपको याद कर लेना है ये नाम। देखो, पॉइंट्स के नाम वगैरह भी आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, पॉइंट्स के नाम हो गए, वो आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरे जो हमारे पॉइंट हैं वो जॉर्ज हर्बर्ट हैं, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वोगन एंड रिचर्ड क्रैशॉ। ये सब के नाम आप याद कर लेना। नाउ मेटाफिजिकल पोइट्री इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल एंड सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा यूनिक है और इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो पहला जो फीचर है वो क्या है, कॉन्सीट्स का यूज करना, जो कि उस समय यूज करना काफी ज्यादा अनयूजुअल था। कॉन्सीट्स का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से कंपेयर करना चीजों को जो वेरी डिफरेंट थिंग्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल,
जब जॉन डॉन अपनी पोएम में दो लवर्स को टू लेग्स ऑफ कंपास से कंपेयर करते हैं। तो ये एक तरीके का अनयूजुअल कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है, और इस तरीके के जो कंपैरिजन्स होते थे वो रीडर्स को सरप्राइज कर देते थे और पोइट्री जो पोएम है उसको इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टिंग भी बना देते थे। दोनों चीजें हैं, ठीक है। कंपैरिजन जब आपका अनयूजुअल होगा, ठीक है, जैसा पहले कभी ना देखा गया हो, इस टाइप का होगा, तो वहां पे जो रीडर है वो सरप्राइज हो जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड वो पोएम को भी इंटरेस्टिंग बना देगा। मेटाफिजिकल जो पॉइंट्स हैं वो डीप फीलिंग को लॉजिकल थिंकिंग के साथ कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो इमोशनल ना होते हुए इंटेलेक्चुअल भी होना, हमारी जो विट है उनका उसको हमारे इमोशंस के साथ ब्लेंड कर देना हमें मेटाफिजिकल पोइट्री में देखने के लिए मिलता है। So metaphysical poet combine deep feelings with logical thinking. Their poetry appeals both to emotions and intellect. Love and religion are not only felt but also analyzed. The poem often present emotional experiences through arguments and reasoning, making readers think deeply. तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो रीडर्स हैं वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट थीम्स भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हमारे लव एंड रिलेशनशिप का थीम, गॉड एंड रिलीजन, लाइफ, डेथ एंड टाइम, ये सारे हमें थीम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट आपके लिए इजी टू लर्न है, आप इसे लर्न कर सकते हो कि कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जहाँ पे भी हमें लव रिलेशनशिप, गॉड एंड रिलीजन ये सब देखने के लिए मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पोइट्री है दिस इज रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोइट्री। ओके, इसके अलावा जो इनकी ओपनिंग होती है पोएम्स की काफी एब्रप्ट और कन्वर्सेशनल होती हैं, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो। तो ट्रेडिशनल जो पोइट्री हुआ करती थी उसकी जो बिगिनिंग है वो स्मूथ होती थी। ऑन द अदर हैंड उसी का ऑपोजिट हमें मेटाफिजिकल पोइट्री में देखने के लिए मिलता है, जिसकी ओपनिंग हमें एब्रप्ट देखने के लिए मिलती है। सो इन कैनोनाइजेशन डोंट स्टार्ट विद द डायरेक्ट लाइन for God's sake hold your tongue and let me love, so this create an immediate effect on the reader। तो इस तरीके की जो लाइंस हैं वो रीडर के दिमाग में एक इफेक्ट क्रिएट करती हैं। मतलब पूरा इफेक्ट तो जब भी क्रिएट हो पाएगा जब हम पूरी पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे, सिर्फ एक दो लाइन से नहीं हो पाता। बट क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफी है कि आप ये लिख के आ जाओ कि ट्रेडिशनल पोइट्री में तो स्मूथ बिगनिंग हुआ करती थी, लेकिन मेटाफिजिकल जो पोएम्स हैं वो सडनली और ड्रामेटिकली स्टार्ट होती हैं, ठीक है। एंड फिर आपका लैंग्वेज एंड रिदम आ जाता है। सो मेटाफिजिकल पोइट्री की लैंग्वेज, रिदम आर क्लोज टू नेचुरल स्पीच। द मीटर होता है मतलब जो रिदम है वो, उसमें हमें कोई भी ऐसा रिदम नहीं देखने के लिए मिलता, और लेस म्यूजिकल देखने के लिए मिलती है, ठीक है। लेस म्यूजिकल तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि तो डायरेक्टली बस लिख देना, कहीं से भी उठाना और पोएम को लिख देना। फाइनली जो लास्ट चीज हमें फीचर देखने के लिए मिलता है वो ये कि लॉजिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव स्ट्रक्चर भी है। ओके, सो द पोएट प्रेजेंट्स एन आइडिया देन सपोर्ट्स इट थ्रू रीजनिंग एग्जाम्पल। मतलब कि पहले वो कोई आइडिया लेकर आते हैं फिर उसको सपोर्ट भी करते हैं अपने रीजनिंग के द्वारा, कुछ कंपैरिजंस के द्वारा। सो फॉर एग्जाम्पल इन मैनी ऑफ द डॉन्स पोएम द स्पीकर tries to convince the beloved through clever arguments। So बहुत सारी उनकी poems में हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा। Now in the final conclusion हम बता देंगे कि metaphysical poetry एक unique form of poetry है जो combine करती है thoughts को, feelings को, through wit, conceits, philosophical themes, argumentative style। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप कंक्लूजन कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा और परफेक्ट एग्जाम्पल है कंक्लूजन का कि आपका उसे पीछे जो भी आपने बताया उससे आप कनेक्ट करते हुए चलोगे, ठीक है। सो गाइस आप ये सारा रीड कर लेना। नाउ इसके बाद मैं पार्ट 3 वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी और मैं लाइव क्लासेस भी लेकर आऊंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।